सेहूनी फोर्सेस अपनी हठधर्मी पर बिल्कुल कायम है। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही कि जंग बंदी या फिर सीज फायर डील हो गजा के अंदर। अमेरिका फलस्तीनियों के हक में आवाज नहीं उठाता। उनकी अपनी सफों में फलस्तीन की हिमायत में आवाजें, नारे उठना शुरू हो चुके हैं। जो कार्रवाइयां की जा रही है सेहूनी फोर्सेस की जानिब से, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है सेहूनी फोर्सेस की जानिब से। आज का दिन कयामत का दिन साबित हुआ है सेहूनी हुकूमत और सेहूनी फोर्सेस के लिए। एक दिन में 3 बड़े हमले किए गए हैं सेहूनी फोर्सेस पर, जिसके नतीजे में गजा में सबसे पहले उनके एहलकारों को हलाक कर दिया गया। उसके बाद वेस्ट बैंक में उनके एहलकारों को हलाक कर दिया गया। इसके बाद यमन की जानिब से हमला किया जाता है हैफा के मकाम में एक पावर प्लांट पर, जिसको तबाह कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, अगर अमेरिका की बात की जाए तो इसराइल की हिमायत करने पर उनकी अपनी सफ़ों के अंदर बगावत इस वक्त शुरू हो चुकी है बाइडन इंतजामिया के खिलाफ, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ। और उनके अपने सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि हम कभी भी इसराइल की हिमायत नहीं होने देंगे और हम कभी भी अमेरिका को उन तक हथियार नहीं पहुंचाने देंगे ताकि वो फलस्तीनियों के खिलाफ उन हथियारों को इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ नाजरीन, एक बड़ा भयानक मंसूबा जो सेहूनी हुकूमत का था वो भी मंजर आम पर आ चुका है। और जंग बंदी सीज फायर की डील गजा में क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे भी अहम वजूहात इस वक्त सामने आ चुकी हैं। सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हमलों की बात की जाए तो आज का दिन कयामत का दिन साबित हुआ है सेहूनी हुकूमत और सेहूनी फोर्सेस के लिए। इजरायली सोल्जर्स पर हमला किया गया सबसे पहले हमास की जानिब से। हमास ने गजा में बैत हनून में हमला किया उनके छापामार टीम पर, जो कि छापा मारने आई थी, जो कि मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने आई थी। लेकिन उन पर ही हमास की जानिब से अटैक कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में उनके 2 एहलकार वहीं पर जो है हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा 4 एहलकार उनके शदीद जख्मी हो जाते हैं। तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो 2 की मजीद हलाकत हो गई है। और मुख्तलिफ खबरें इस वक्त आ रही है बैनुल अक़वामी मीडिया में कि शायद उनकी भी हलाकत की तस्दीक चंद देर में हो जाए। इसके साथ साथ ये पहला सेटबैक दिया गया हमास की जानिब से इसराइल को। उसके बाद नाज़रीन, अगर यमन की बात की जाए तो यमन ने हैफा में उनके अहम पावर प्लांट, इसराइली फोर्सेस के अहम पावर प्लांट पर हमला किया, जिसके नतीजे में उनको भारी नुकसान अदा करना पड़ा, जिसके नतीजे में बहुत से अफराद उनके जख्मी होते हैं और बहुत सी हलाकतों की अफवाहें और इतलात भी मौसूल हो रही हैं। लेकिन इजरायली मीडिया खुद इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि हमें जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारे कोई हलाकतें नहीं हुई, हमारे कोई जख्मी नहीं हुए, सिर्फ जो पावर प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा है। इसके बाद नाज़रीन, अगर तीसरे बड़े और भारी हमले की बात की जाए तो ये हमास की जानिब से नहीं किया गया, ये पैलेस्टीनियन फाइटर्स की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये आम फलस्तीनी शहरियों की जानिब से किया गया है, जो कि वेस्ट बैंक में किया गया है। और वेस्ट बैंक में सेटलर्स की बस पर, जिसके अंदर सेहूनी एहलकार मौजूद थे, इजरायली पुलिस भी मौजूद थी फिर उनके आसपास, उस पर हमला किया गया आम फलस्तीनी आवाम की जानिब से, और जिसके नतीजे में 4 अफराद के हलाक होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो जो हलाक हुए हैं उनमें सेहूनी फोर्सेस के एहलकार भी मौजूद था और उसके बाद उसमें उनकी पुलिस का एक फर्द भी मौजूद था। और ये हमास ने इसको एक दिलेराना अमल करार दिया गया है और हमास की जानिब से ये कहा गया कि ये एक बहुत बहादुरी दिखाई गई है फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से। उन्होंने बज़ाते खुद इस हमले की तस्दीक तो नहीं की और कबूलियत तो नहीं की कि ये हमारी तरफ से या हमारे फाइटर्स की जानिब से हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी अमल किया गया ये एक इंतहाई दिलेराना और बहादुराना अमल था। और सेहूनी मीडिया, सेहूनी फोर्सेस वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये अमल किया है, जिन्होंने भी ये कशीदगी खड़ी की है, हम उनकी तलाश में हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन, अगर वेस्ट बैंक की बात की जाए, वेस्ट बैंक के अंदर सूरत हाल खराब हो चुकी है। वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स घरों को नजर आतिश कर रहे हैं, गाड़ियों को नजर आतिश कर रहे हैं। लबनान की सूरत हाल की बात की जाए, लबनान में भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। जनूबी लबनान सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ होती हैं सेहूनी हुकूमत की जानिब से, सेहूनी फोर्सेस की जानिब से। उसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए तो 60 कस्बों के अंदर ऐलान किया जाता है कि आप अपने घरों को वापस नहीं जा सकते, आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इस लाइन को क्रॉस कर लिया गया
تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی، پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے ناظرین صہیونی فورسز کی جانب سے، اور ان 60 قصبوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکتا۔ مسلسل سیز فائر ڈیل کی، مسلسل جنگ بندی ڈیل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں صہیونی فورسز، لیکن عالمی عدالتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسلسل لبنان کے اندر ان کے عام شہریوں کو جو بے گھر کر دیا گیا، ان کو گھروں پر واپسی پر جانے پر روکا جا رہا ہے۔ اگر وہ گھر واپس جاتے ہیں تو مسلسل ان پر اٹیکس کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی کشیدگی اس وقت جو ہے وہ تصور کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں بہت قیمتی ہے یہ، جن کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ شاید حزب اللہ بالآخر تنگ آ کر جواب دے، ریٹیلیٹ کرے، کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ ری آرگنائز کر رہے ہیں اس وقت ناظرین۔ تو اس وجہ سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے لبنان میں بھی، اسپیشلی جنوبی لبنان میں۔ اس کے بعد ناظرین اگر امریکہ کی بات کی جائے، جو کہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا، جو کہ کبھی بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، ان کی اپنی صفوں میں فلسطین کی حمایت میں آوازیں، نعرے اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، بلند ہو رہے ہیں اس وقت نعرے۔ ان کے اپنے سینیٹر اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے اپنے سینیٹر برنی سینڈرز ناظرین وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور انتہائی تنقید کر رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے یہ جو $8 بلین کی امداد کا اعلان کیا ہے، جس کے اندر ویپنز بھیجے جائیں گے، ایئر کرافٹس اور جیٹس بھیجے جائیں گے، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ایکسٹریمسٹ نیتنیاہو گورنمنٹ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود وہ US سینیٹر کہہ رہے بائیڈن انتظامیہ کو، ٹرمپ انتظامیہ کو، کہ جو آپ امداد بھیج رہے ہیں اس ایکسٹریمسٹ نیتنیاہو کی گورنمنٹ کو، یہ سراسر زیادتی ہے۔ کیا آپ کو ان کے مظالم دکھائی نہیں دے رہے؟ کیا 45,000 سے زائد فلسطینیوں کو جو شہید کیا گیا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز کو تباہ کیا گیا، کیا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا، کیا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیسلٹیز کو جو تباہ کیا گیا، میڈیکل سینٹرز کو جو تباہ کیا گیا، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ جو ہیومینٹیرین ایڈ کی بلاکیج کی گئی، جو سپلائز کی بلاکیج کی گئی، جو فوڈ کی بلاکیج کی گئی، جو واٹر کی بلاکیج کی گئی، جو کرائسس ایک کھڑا کیا گیا، جو ہم نے امداد بھیجی اقوام متحدہ کی جانب سے، جو امداد بھیجی جاتی ہے اس کا روکنا، فلسطینیوں کی آواز کو دبا دینا، ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کرنا، اس ایکسٹریمسٹ نیتنیاہو گورنمنٹ کی جانب سے ان کو سپورٹ کرنا، آپ کیا شو کروانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو؟ ہم آپ کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے، اور میں جس حد تک ہو سکے اس چیز کو، اس عمل کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایک سراسر انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، کلیئرلی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، حمایت نہیں کر رہا، بلکہ میں مخالفت کروں گا اس ایکسٹریمسٹ نیتنیاہو گورنمنٹ اور اس صہیونی فورسز کو سپورٹ کرنے میں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں روکنے میں، اور اس کی بلاکیج میں، یہ جو ویپنز آپ بھیج رہے ہیں اس کی بلاکیج میں اور یہ خرید و فروخت میں جتنی میری کوشش ہوگی کہ اس کو بند یا روکا جائے، میں اپنی کوشش بھرپور کروں گا۔ یہ بیان سامنے آ چکا ہے US سینیٹر برنی سینڈرز کی جانب سے۔ اور ناظرین یہی نہیں، اگر غزہ کے اندر جنگ بندی کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے جو اہم وجوہات ہیں وہ بھی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 4 نقطے ہیں، اہم نقطے، جس میں سب سے پہلے حماس جنگ بندی کی بات کرتا ہے۔ حماس بات کرتا ہے کہ ہم جو ہے مسلسل وہ جنگ نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہیں امن سے بات کی جائے، امن یہاں پر بحال ہو، جس کے نتیجے میں تمام صہیونی فورسز، اہلکار یہاں سے جائیں، اسرائیلی سولجرز غزہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، اور جنگ کا مکمل جو ہے بائیکاٹ کر دیا جائے، سیز فائر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ صہیونی حکومت، اسرائیلی فورسز وہ کہہ رہی ہے ہم کبھی بھی یہاں سے نہیں جائیں گے، جنگ کو ختم نہ کیا جائے، جنگ کو کچھ وقت کے لیے پاز کر دیا جائے، روک دیا جائے، ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک ہم ان پر مکمل فتح یاب نہیں ہو جاتے، اس لیے بھول جائیے۔ دوسری جو کیپٹیوز کو، یرغمالیوں کو ریلیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو لسٹ جاری کی تھی، حماس نے کہا ہم ان میں 34 یرغمالیوں کو رہا کر رہے ہیں ایز اے فرسٹ سٹیپ، ایز اے فرسٹ انیشیٹو، ہم رہا کر رہے ہیں ان کو۔ لیکن ناظرین صہیونی فورسز، صہیونی میڈیا، اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے نہیں، آپ کے پاس جتنے کیپٹیوز موجود ہیں، جتنے یرغمالی موجود ہیں، ان کی لسٹ جاری کی جائے، ان کی فہرست میں ہمیں بتایا جائے کہ کون مر چکے ہیں، کن کو ہلاک کر دیا گیا اور کون زندہ ہیں، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ ناظرین اس کے بعد اگر تیسرے نقطے پر آئے تو تیسرے نقطے کے اندر حماس یہ کہہ رہا ہے کہ جو غزہ کی پاپولیشن کو ڈسپلیس، بے گھر کر دیا گیا ہے،
90% ऑफ द गजा's population which has been displaced, उसको वापस लाया जाए, उन बेघरों को वापस लाया जाए जो तकरीबन 20 लाख से ज्यादा अफराद हैं, बेघर हो चुके हैं। वो जो जंग में अपने घर बार सब कुछ छोड़कर चले गए, वो वापस आए, अपने यहाँ पर रिहाइश पजीर हो और यहाँ पर दोबारा से जिंदगी के एक सिलसिले को बहाल किया जाए। लेकिन इस्राएली हुकूमत इनकार कर रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। और वो किस तरीके से इनकार कर रही है कि उनके लिए जिंदगी तंग अजीरन कर दी जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं कि वो वहां से छोड़कर चले जाएं, बेघर हो जाए, और फिर जो रेफ्यूजी कैंप्स में जब जाते हैं उन पर हमला कर दिया जाता है। एक एथनिक क्लेंसिंग की जा रही है, जिससे ये वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है, बयान किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये एथनिक क्लेंसिंग जो कर रहे हैं, क्या वो कभी सीज फायर की बात करेंगे? क्या वो कभी जंग बंदी करेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जब तक एथनिक क्लेंसिंग नहीं कर देते, जब तक मुसलसल नस्ल खुशी खत्म नहीं कर देते फलस्तीनियों को, तब तक यहां पर मौजूद रहेंगे। और सबसे चौथा अहम नुक्ता जिसकी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही नाजरीन, वो ये है कि ट्रूस डील के तहत फलस्तीनी जो कुछ लोग हैं, फलस्तीनी यरगमाली हैं, जिनको सेहूनी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, मासूम फलस्तीनी शहरियों को, उनको छोड़ने की भी बात की जा रही है। लेकिन हमास की जानिब से ये बयान की जा रही है उनको भी छोड़ा जाए। इसराइली हुकूमत कह रही है नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। वो जंग में वो कैदी है हमारे, उन्हें हमने कैद किया है क्योंकि उन्होंने जंगी जराइम किए थे, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की थी, इसलिए वो मुसलसल कैद में ही रहेंगे। और जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है वो उम्र कैद में ही रहेंगे। तो ये चार नुकात है जिसमें हमास बैठकर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेहूनी फोर्सेस अपनी हठधर्मी पर बिल्कुल कायम है और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही कि जंगबंदी या फिर सीज फायर डील हो गजा के अंदर। और नाजरीन, फिर आखिर में जो कार्रवाइयां की जा रही है सेहूनी फोर्सेस की जानिब से, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। एम्बुलेंस के जरिए इस वक्त कार्रवाइयां की जा रही है, एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है सेहूनी फोर्सेस की जानिब से, और उसके अंदर उनके कमांडोज मौजूद हैं जो कि जाकर घरों पर हमला करते हैं, घरों पर छापा मारते हैं। और बैनुल-अक़वामी मीडिया और तंजीमें रिपोर्ट कर रही हैं कि यह सरासर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, यह संगीन जंगी जराइम के जुमरे में आता है। लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। आखिर कब तक ऐसा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।